चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है? धन व्यवस्था, विषय वस्तु की प्रकृति, शिक्षकों की पसंद, छात्रों की पसंद। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि श्रव्य दृश्य सामग्री कहते किसको है। तो श्रव्य दृश्य सामग्री आपकी हो जाती है कि जिस सामग्री के द्वारा हम देखकर भी शिक्षा ग्रहण कर सकें और सुनकर भी शिक्षा ग्रहण कर सकें, वो श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाती है। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपका हो जाता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। इस तरह से सुनकर और देखकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल में आप क्लास कैसे ज्वाइन कर पा रहे हो, कैसे अटेंड कर पा रहे हो, देखकर भी और सुनकर भी, है ना। तो ये आपकी क्या हो जाती है, श्रव्य दृश्य सामग्री हो जाती हैं। तो इस तरह से इसमें क्या पूछ रहे हैं कि चयन में सर्वाधिक प्रमुख है। तो धन व्यवस्था नहीं, विषय वस्तु की प्रकृति बिल्कुल सही है, विषय वस्तु की प्रकृति। भाई आपको पता होगा कि हमें ये विषय पढ़ना है, उससे अकॉर्डिंग आप चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, है ना। शिक्षकों की पसंद, छात्रों की पसंद, इसमें ये नहीं है, विषय वस्तु की प्रकृति हो जाता है। कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? तो शिक्षक, पाठ्य वस्तु, अभिभावक, छात्र। तो आपको पता है कि संप्रेषण, है ना, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन तो किससे होता है? तो शिक्षक हो जाते हैं। भाई शिक्षक नहीं होंगे तो पढ़ाएगा कौन बच्चों को, छात्र नहीं होंगे तो पढ़ेगा कौन। और एक क्या हो जाता है कि यहाँ पे आपका पाठ्य वस्तु हो जाती है, क्योंकि पाठ्य वस्तु नहीं होगी तो शिक्षक क्या पढ़ाएंगे कि पता ही नहीं होगा कि कौन कितना हमें बच्चों को पढ़ाना है इस क्लास में, यानी क्लास के अकॉर्डिंग ही तो पाठ्यक्रम बनता है ना। लेकिन अभिभावक का इसमें कोई रोल नहीं होता है। अभिभावक से तो यहाँ तक नहीं कहा जाता अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो आप जाके अभिभावक से शिकायत कर दें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप अभिभावक के पास ना जाकर बच्चे का खुद से आप क्या करेंगे, उपचार करेंगे, निदान करेंगे, ये सभी चीज़ें करेंगे। तो अभिभावक का कोई रोल नहीं होता है। उसके बाद आपका हो जाता है शिक्षक द्वारा कक्षा में अंताक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? तो नियोजन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत। तो अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत हो जाता है, यानी द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? तो तर्कना की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर और संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। तो इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर हो जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। और क्वेश्चन देख लेते हैं, पाठशाला विद्यालय के उद्यान की संख्या किसने थी? तो हार्वर्ड ने, मॉन्टेसरी ने, फ्रोबेल ने, फ्रैंकलिन ने। तो आंसर आपका हो जाता है फ्रोबेल। छात्रों को अपने भाव विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है? प्रश्नोत्तर प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि, प्रयोगशाला प्रविधि, पाठ्य पुस्तक प्रविधि। तो वाद विवाद प्रविधि हो जाती है, बहुत अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि जब आप बात करेंगे, बात करने ही से कहते हैं कि बात बनती है। तो बात करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपके मन में क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन जब आप हमसे बात करेंगे तो हमें पता होगा आपको क्या प्रॉब्लम है और हम आपको बोलकर ही बताएंगे कि इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है ना। तो वाद विवाद प्रविधि बहुत ही अच्छी प्रविधि मानी जाती है। प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता कौन है? तो सुकरात हो जाते हैं, यानी सा ऑप्शन राइट हो जाता है। संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है जी यदि संप्रेषण मंद गति से होता है, अनेक व्यक्तियों के साथ होता है, तीव्र गति से होता है, स्पष्टता के साथ होता है। यानी संप्रेषण क्या है कि भाई स्पष्टता होनी चाहिए। अगर हम आपसे कोई बात बता रहे हैं, कोई बात बोल रहे हैं, उसमें स्पष्टता ही नहीं है तो क्या आप हमारी बात को समझेंगे? कभी भी नहीं समझेंगे ना। और जब उसमें स्पष्टता होगी तभी आप समझेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि जो आपका हो जाता है संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण कैसा हो? तो स्पष्टता के साथ हो। ये प्रक्रिया कैसी होती है? तो प्रभावी होती है। दूसरी बात आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है। क्या अपनाता है? भाई जब कक्षा की कमी है तो शिक्षक क्या करेगा? 2 कक्षा के बच्चों को एक कक्षा में बिठाएगा। तो यानी क्या होगा? बहुकक्षा शिक्षण हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कक्षा शिक्षण में यानी प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? व्याख्यात्मक कौशल, नियमन कौशल, पुनर्बलन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो इसमें पुनर्बलन कौशल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा टीएलएम का प्रयोग करने से छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है, छात्रों को मानसिक विकास हो जाता है, यानी छात्रों का मानसिक विकास हो जाता है, छात्रों का बौद्धिक विकास हो जाता है, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
और आपका है फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का टीएलएम है, दृश्य श्रव्य या दृश्य या इलेक्ट्रॉनिक, तो दृश्य हो जाता है, यानी आप देखकर इसमें ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा प्राकृतिक प्राप्त टीएलएम नहीं है। अब यहाँ पे पहले जो सही है उसको गलत कर देते हैं, यानी प्राकृतिक भाई कंकड़ पत्थर हमें कहाँ से प्राप्त हुए, तो प्रकृति की तरफ से, यानी ये सही है, इसको गलत कर दिया। और आपका हो जाता है मानचित्र, फिर उसके बाद हो जाता है टहनियाँ, ये भाई हमें प्रकृति की तरफ से प्राप्त हुई ना, तो हमने इसको पहले सही किया और उसके बाद गलत कर दिया। पत्तियाँ भाई हमें प्रकृति की तरफ से प्राप्त हुई, लेकिन मानचित्र तो मनुष्य बनाता है ना, तो कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है, तो मानचित्र हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, हर्बर्ट और जॉन लॉक ने शिक्षा का उद्देश्य क्या बताया। हर्बर्ट और जॉन लॉक ने शिक्षा का उद्देश्य बालक का नैतिक एवं चारित्रिक विकास ही स्वीकार किया है। कैसा, तो नैतिक और चारित्रिक विकास। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा एवं शिक्षण क्या है। स्पेंसर एक ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं जो संपूर्ण जीवन को ही शिक्षा मानते हैं, यानी स्पेंसर ने ये कहा कि जो संपूर्ण जीवन है हमारा, जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और जो सच्चाई भी है कि हम, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हम अपने से बड़े से ही कुछ सीख सकें या अपने से जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उससे ही ज़्यादा सीख सकें, ऐसा नहीं है। हम किसी से भी कभी भी किसी भी टाइम हम सीख सकते हैं। तो स्पेंसर ने क्या कहा है कि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक जो सीखता है तो वो क्या है, शिक्षा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, स्पेंसर एक ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं जो संपूर्ण जीवन को ही शिक्षा मानते हैं, अर्थात मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी सीखता है वो शिक्षा है तथा उसे परिपक्व करना ही शिक्षण का उद्देश्य है। भाई बच्चा जब सीखता है, तो जब शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो वो एक मैच्योर हो जाता है, उसमें मैच्योरिटी आ जाती है, वो परिपक्वता की तरफ जाता है ना, तो ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो इनके अनुसार हम देख लेते हैं कि आप डीवी का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक का सामाजिक कल्याण है। अभी देखिए स्पेंसर महोदय क्या बता रहे हैं कि जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है और इससे मनुष्य क्या होता है, परिपक्व होता है। अब जॉन डीवी ये कह रहे हैं कि जो शिक्षा है वो बालक का सामाजिक कल्याण यानी सोशल वेलफेयर, सामाजिक सेवा, सोशल सर्विस और अच्छी नागरिकता, गुड सिटीजनशिप के गुण पैदा करता है। ठीक है, तो इस तरह से जॉन डीवी का हो जाता है। मत संप्रेषण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सूचनाओं, निर्देशों तथा निर्णयों द्वारा लोगों के विचारों, मतों तथा अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाता है। यह कथन किसका है, तो लुगीज एवं वीगल का हो जाता है। एडगर लैट के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा दीजिए। तो संप्रेषण विचार विनिमय के मूड के विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया। संप्रेषण का अर्थ होता है परस्पर विचारों एवं भावनाओं की साझेदारी करना। व्यक्तित्व संप्रेषण क्या है। A.G. मेलविन ने व्यक्तित्व संप्रेषण को परिभाषित करते हुए कहा है कि विचारों का आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को अध्ययन में सहायता, आदेश निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से पृथक पृथक साक्षात्कार करना। उसके बाद आपका हो जाता है सामूहिक संप्रेषण। कक्षा शिक्षण के गुण बताएं। तो सामूहिक संप्रेषण के निम्नलिखित गुण हैं, कौन कौन से हो जाते हैं। तो यह विधि सरल एवं सस्ती है, इसी कारण व्यवहारिक है। बालक अनेक बालकों के संपर्क में आने के कारण अच्छे गुण ग्रहण करते हैं। यह विधि इतिहास, भूगोल, संगीत, कला एवं कविता के लिए उपयोगी है। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षण क्या है। तो फ्रोबेल का मानना है कि बालक कार्य करके ही सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना स्थायी सीखना हो जाता है। प्रेरणा के तरीके बताएं। प्रेरणात्मक तरीके सामान्यतः दो हैं। शाब्दिक प्रेरणा जिसमें शाबाश, अच्छा, उत्तम आदि शब्द आते हैं। ये क्या होता है भाई, प्रेरणा। हम किसी को क्या कह रहे हैं, जब कोई चीज़ बच्चा कर लेता है तो उसमें हम क्या कहते हैं भाई, उसको शाबाशी देते हैं, ये कि आगे वो अच्छा काम करे। भाई बहुत अच्छी बात है, आपने ऐसा किया, तो ये अच्छा भी कहते हैं। उत्तम, अति उत्तम, इस तरह से कहते हैं। तो ये सब क्या हो जाते हैं, ये प्रेरणा के तरीके हो जाते हैं। यानी ये कौन सा तरीके कहलाते हैं, तो ये शाब्दिक तरीके कहलाते हैं। यानी हमने शब्दों से उसको क्या कर दिया, शब्दों से उसको शाबाशी दी कि भाई आज आपने पढ़ा है और कल भी आप इसी तरह से अच्छे ढंग से पढ़ना। और उसमें क्या होता है भाई, उत्साह आता है। अभी आप ही पढ़ रहे हो और आपको कोई डिमोटिवेट करता रहे तो आपका
आपका मन हट जाएगा और रोज़ आपको कोई शाबाशी देता रहे, बहुत अच्छी बात है। आज आपने 1 क्लास अटेंड किया, कल 2 क्लास अटेंड करना। आज आपका रिवीजन का मटेरियल कम है, कल आपका और रिवीजन का मटेरियल ज़्यादा होगा। भाई बहुत अच्छी बात है, शाबाश, ऐसे ही लगे रहो, तरक्की करोगे तो आप क्या होगे, मोटिवेट होगे। और जब मोटिवेट होगे तब आप आगे बढ़ने की और ख्वाहिश रखेंगे और ज़्यादा आप करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये लग रहा है कि हम अब सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे तो होता है ना। और जब डिमोटिवेट करता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं अरे ये सब करने से कुछ नहीं होता है, उनको देख लो, उनको देख लो, वो कुछ नहीं बन पाए, वो कुछ नहीं बन पाए, तुम क्या वहाँ स्पेशल आए हो। अरे ठीक है भाई, मैं स्पेशल नहीं हूँ, लेकिन आपने उनको हमें दिखाया जो विफल रहे, उनके कारणों को आपने जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन लोगों से परिचित हमें कराइए जो सफल हैं, जिन्होंने बिना कोचिंग के, ठीक है, जो गरीबी में रहकर एक रूम तक उनके पास नहीं था, जो आज सक्सेस हैं। और ऐसे सक्सेस नहीं कि छोटी मोटी कोई जॉब, बहुत बड़ी बड़ी आज वो पोस्ट पे बैठे हुए हैं, तो उनसे हमारा कंपैरिजन करें ना, उनको हमारे मतलब हमको उनके बारे में बताएं कि हाँ वो कामयाब हुए हैं। तो ऐसा कोई क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता कि कहीं ये आगे ना बढ़ जाए, और आगे बढ़ गया तो फिर मेरा क्या होगा। यही तो होता है ना। जो सेकंड पर्सन आपको समझा रहा होता है वो ज़्यादातर ऐसे बंदे होंगे जो कुछ भी नहीं होंगे, जो कुछ भी नहीं होंगे, सिर्फ क्या कर रहे होंगे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे होंगे, सुबह और शाम में जी रहे होंगे। वही आपको कहेंगे अरे ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, ये है वो है। तो ये प्रेरणा तो नहीं हुई ना। और जिसने आपको शाबाश कहा, अच्छा कहा, उत्तम कहा, वही तो अच्छा होता है ना। और अशाब्दिक जिसमें दंड एवं पुरस्कार आते हैं, भाई दंड दे दिया, इसमें ये किस में आता है, क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि अशाब्दिक प्रेरणा बताएं या शाब्दिक प्रेरणा बताएं, तो इसमें दंड होता है और पुरस्कार होता है। और आपको पता है दंड देना अब नहीं है भाई, बच्चों को दंड तो दिया ही नहीं जा सकता है। उसके बाद आपका हो जाता है नेक्स्ट, पॉल लीगल्स का संप्रेषण के संबंध में क्या विचार है। पॉल लीगल्स के अनुसार संप्रेषण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक विचारों, तथ्यों, भावनाओं, प्रभावों आदि का इस प्रकार परस्पर विनिमय करते हैं। सभी लोग प्राप्त संदेशों को समझ जाते हैं। संप्रेषण में संदेश देने वाले तथा संदेश ग्रहण करने वाले के मध्य संदेश के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता है। उसके बाद है एंडरसन के अनुसार संप्रेषण क्या है। तो एंडरसन के अनुसार संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति चैतन्यता अथवा अचैतन्यता दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक हाव भाव आदि रूप में उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। उसके बाद है टी रायमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र क्या है। तो टी रायमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र उन तरीकों को बताते हैं जिसमें यह आशा की जाती है कि सिद्धांत प्रयोग में सहायक होंगे। व्यवस्थित विधि वह रास्ता है जिसमें व्यवस्थित सामग्री के विकास का निर्णय किया जाता है। यह कथन किसका है? तो जॉन डीवी का हो जाता है। टीएलएम का पूरा नाम तथा उपयोग लिखिए। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी टीएलएम क्या होता है? जैसे आपका हो जाता है, आप जब शिक्षा प्राप्त करते हैं, जब टीचर आपको शिक्षा देती है तो भाई ब्लैक बोर्ड पर शिक्षा देती है ना, भाई देता है या देती है, शिक्षक है, वहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो चीज़ नहीं बता रहे हैं। तो जैसे डस्टर हो गया, चौक हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, और जैसे आपका ग्लोब हो गया, चार्ट हो गया, ये सभी चीज़ें क्या हो जाती है? टीएलएम के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसके द्वारा शिक्षा में ये सहायक होते हैं शिक्षा में, है ना। तो ये चीज़ें हो जाती हैं और इसका उपयोग कक्षा शिक्षण को प्रभावी एवं रोचक बनाने में किया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं तभी तो शिक्षा प्रभावी हो सकती है और होती है। जैसे श्रव्य दृश्य सामग्री हो जाती है, तो रेडियो है, टीवी है, ये सभी चीज़ें, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सभी चीज़ें हैं, तो बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं कि प्रभावी और रोचक बनाने में किया जाता है। गतिविधि से आप क्या समझते हैं? तो वो तरीका जो अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है तथा जिसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। भाई गतिविधि से करने से क्या होता है, जो शिक्षा होती है वो कैसी बन जाती है? रोचक, और जिससे क्या होता है, जिससे जो ज्ञान होता है वो प्रभावी होता है, और दूसरी बात क्या होता है, स्थायी भी ज्ञान होता है। गतिविधि आधारित शिक्षण क्या है? तो जब सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधि के द्वारा कराई जाती है तो इसे गतिविधि आधारित शिक्षण कहते हैं। या शिक्षण की नवीन विधाएं शिक्षक विद्यार्थियों को प्रविधियों द्वारा कार्य करने के योग्य बनाता है तथा स्वयं यह दर्शाने लगा रहता है कि यह कैसे करो और इस बात के लिए सावधान रहना है, वे उसे करें। यह कथन किसका है? तो MP मॉफेट का हो जाता है। विधि प्रक्रियाओं को सुपरिभाषित संरचना है जिसमें परिस्थितियों की मांगों के अनुसार विभिन्न परिविधियां तथा युक्तियां निहित होती हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन थट तथा
रिच का हो जाता है। डॉक्टर S.K. अग्रवाल के अनुसार कथन क्या है? तो कथन मौखिक शिक्षण का एक पहलू है। ये कथन का तात्पर्य मौखिक रूप से कहकर बतलाकर ज्ञान देने से है। इस युक्ति के प्रयोग में शिक्षक किसी वस्तु, घटना या प्रसंग बालकों के सम्मुख ऐसे आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करता है कि बालकों के मस्तिष्क में उसका चित्र बन जाता है और बालक उसका ज्ञान सरलतापूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। पेंटन ने विवरण के लिए क्या कहा है? तो विवरण या कथन स्वयं में एक कला है जिसका उद्देश्य बच्चों के समक्ष घटनाओं को भाषा के माध्यम से स्पष्ट, विस्तृत, रुचिकर और श्रृंखलाबद्ध रूप से इस तरह प्रस्तुत करना है कि इस घटनाएं बच्चों के मस्तिष्क में चित्र का रूप बना लें और बच्चे अपनी कल्पना में अपने को उस घटना का दर्शक या भाग लेने वाला अनुभव करने लगे। रुचि के संबंध में मैकडूगल का क्या कहना है? तो मैकडूगल का मानना है कि रुचि प्रच्छन्न ध्यान है तथा ध्यान रुचि का क्रियात्मक रूप हो जाता है। नियोजन के सिद्धांत का क्या महत्व है? तो योजना बनाकर कार्य से श्रम एवं समय की बचत होती है। शिक्षण अधिगम क्रमबद्ध होता है। शिक्षण का उद्देश्य पूरा होता है। भाई योजना बनाकर कोई कार्य किया जाता है तो क्या होता है? तो इसमें समय की भी बचत होती है, श्रम की भी बचत होती है। हम कोई भी काम करें पहले योजना बना लें तो वो अच्छा होता है। शिक्षण अधिगम क्रमबद्ध होता है कि हमें पता है कौन सी चीज़ हमें उसके बाद पढ़ानी है, फिर उसके बाद हमें कौन सी चीज़ पढ़ानी है, तो इसमें क्रमबद्धता रहती है और उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। चयन के सिद्धांत पर रायबर्न के विचार लिखिए। तो रायबर्न का मानना है कि शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती है। आवृत्ति के सिद्धांत का मूल भाव क्या है? तो आवृत्ति करत करत अभ्यास के जड़िमति होए सुजान के आधार पर बार बार पाठ को दोहराए सीखते हुए पाठ के प्रति विस्मरण की भावना कम होती जाती है। यानी कहने का मतलब है जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति का मतलब होता है कोई चीज़ बार बार करना, और जब हम कोई चीज़ बार बार करते हैं तो क्या होता है? वही चीज़ करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान, यानी जब हम बार बार अभ्यास को करते हैं तो एक चीज़ हमारे माइंड में छप जाती है। एक बार हम देखिए पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है अरे हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम कैसे क्या वर्क कर पाएंगे, एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पे हम क्या लिखेंगे। फिर दोबारा हम पढ़ते हैं तो हमारा कुछ चीज़ें ऐसे लगते हैं जो माइंड में सेट हो जाती है, फिर उसको हम दोबारा फिर हम अभ्यास करते हैं, फिर रिवीजन करते हैं, तो वो चीज़ें हम अच्छे से अपने आप से तो पढ़ ही सकते हैं, अपने आप के लिए तो पढ़ ही सकते हैं, दूसरा हम दूसरों को समझा भी बहुत अच्छे से सकते हैं। तो वही चीज़ हो जाती है करत करत अभ्यास और के जड़मत होए सुजान, है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आज का सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू।